अच्छा, इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट है, जीन रेगुलेशन का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से जीन को काम करना। मतलब जरूरत है तो जीन अपना एक्सप्रेशन दिखाएगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। अगर उसे जरूरत नहीं है तो अपना एक्सप्रेशन बंद कर देगी, प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना बंद कर देती है। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये कोई जीन है, इस जीन ने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से एमआरएनए बना, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ और अल्टीमेटली बना प्रोटीन। जीन से प्रोटीन बन रहा है, यही प्रोटीन एक तरह का प्रोडक्ट है। अगर जीन प्रॉपर प्रोटीन बना रही है तो इसे कहा जाता है उसका एक्सप्रेशन। मतलब जीन प्रॉपर एक्सप्रेस हो रही है, प्रॉपर प्रोटीन बन रहा है, प्रॉपर प्रोडक्ट बन रहा है। अगर कोई जीन एक्सप्रेस हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जीन को ऑन कहा जाता है। कहीं पे लिखा जाए जीन ऑन है, ऑन है मतलब आरएनए प्रोटीन बना रही है, एक्सप्रेस हो रही है। बायोलॉजी में स्पेशली हम जेनेटिक्स में देखें तो एक्सप्रेशन वर्ड बहुत बार बोला जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन बनना, प्रोडक्ट बनना, ये प्रॉपर प्रोटीन बनाए, प्रोडक्ट बनाए, तो उसी को हम कहते हैं इसका एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में जीन को हम ऑन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए फिर से ये जीन है, अब यहाँ पर इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ये सेम जीन है, अब इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन कैसे बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं, नो एक्सप्रेशन एट ऑल, कोई एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन में जीन को कहेंगे ऑफ। जीन के दो फॉर्म है, एक फॉर्म तो होता है ऑन, एक फॉर्म होता है ऑफ। अच्छा, बात आती है इसको ऑफ क्यों किया जाता है। ऑफ इसलिए करना पड़ता है ताकि इससे एनर्जी सेव हो सके। सपोज करिए इस प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, उसको बना रखा है। अगर इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको बनाया जाए, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि इसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। हमने सीखा भी था, एक अमीनो एसिड को ऐड करने में 1 एटीपी 2 जीटीपी का खर्चा होता है। तो यहाँ प्रोटीन बनाने में एनर्जी खर्च होगी, साथ ही साथ आरएनए बनेगा, उसमें भी तो एनर्जी लगेगी। तो कहीं ना कहीं जब प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है तो सेल अपनी एनर्जी बचाने के लिए उसको ऑफ कर देता है। ऑफ करने से फायदा यह है कि प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल अपनी एनर्जी सेव कर लेगी। तो जरूरत के हिसाब से जीन को ऑन करना, जरूरत नहीं तो इसको ऑफ करना, तो ये जो ऑन ऑफ करना होता है इसी को कहा जाता है जीन रेगुलेशन। ये रेगुलेशन अपनी डेली लाइफ में भी होता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उस जीन को कहा जाता है जो जीन सेल में हमेशा काम करती रहती है, मतलब जो कभी ऑफ नहीं होती, जो जीन हमेशा ऑन रहती है, उसी जीन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो दिस जीन्स आर ऑलवेज रिमेन एक्टिव। जो जीन हमेशा एक्टिव रहती है, ऑलवेज ऑन रहती है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। अच्छा, ये अगर हमेशा ऑन है, हमेशा ऑन होती है, तो इसको कभी ऑफ करना नहीं होता है, तो इसमें रेगुलेशन जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमेशा ऑन है। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये जीन है, इस जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना। अच्छा, प्रोटीन बना रही है मतलब ये जीन यहाँ पर ऑन है। अब खास बात, इस प्रोटीन की जरूरत हमें हमेशा है, मतलब ये प्रोटीन सेल को हमेशा चाहिए, कुछ ना कुछ काम में हमेशा बनता रहना चाहिए, और हमेशा बनता रहना चाहिए मतलब ये जीन ऑलवेज ऑन होनी चाहिए, ये जीन कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऑफ हो गई, ये ऑफ हो गई, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हम भी परमानेंटली ऑफ हो जाएंगे, मतलब अपनी भी डेथ हो जाएगी। तो अपनी सेल को सर्वाइव करने के लिए कुछ जीन, सभी नहीं, कुछ जीन ऐसी होती है जिनका ऑलवेज ऑन होना बहुत जरूरी है, और जो जीन हमेशा ऑन रहती है, ऑलवेज ऑन रहती है, इन्हीं ऑलवेज ऑन रहने वाली जीन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और इनको ऑलवेज ऑन क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनका प्रोटीन सेल को हमेशा जरूरत पड़ती है। इसको ऑन रखने का पर्पस ये है क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन, कि इनका जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी के लिए इनका प्रोटीन हमेशा चाहिए, नीड नहीं होती है फॉर दिस जीन, नो नीड्स ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन की नीड है ही नहीं, कोई रेगुलेशन करनी नहीं है क्योंकि तो हमेशा ऑन है। तो इनका रेगुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इससे एनर्जी मिलती है, अल्टीमेट एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज को तोड़ने का पर्पस है एनर्जी मिलना। अब आप जानते हो हमारे अंदर एनर्जी हमेशा चाहिए, चाहे हम पढ़ाई करें चाहे हम नींद निकालें, एनर्जी तो हमेशा चाहिए, और एनर्जी हमेशा चाहिए तो इसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने की जो जीन्स होती है वो हमेशा ऑन होनी चाहिए, हमेशा ऑन होगी तभी हमें हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम की जो जीन्स होती है वो हमेशा यहाँ पर ऑन ही रहती है। मतलब इस जीन, स्मार्ट जीन का मतलब होता है कि इनकी वर्किंग स्मार्ट तरीके से होती है। लग्जरी जीन मतलब इनकी वर्किंग लग्जरी होती है, इनको लग्जरी जीन भी कहा जाता है। बात आती है पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं किसको। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उसको कहते हैं जो जीन हमेशा एक्टिव नहीं होती है, मतलब जिसमें ऑन ऑफ होता रहता है, जरूरत है तो ऑन, जरूरत नहीं तो ऑफ। तो जिनमें ऑन ऑफ होता रहता है उन्हीं जीन को नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा जाता है। यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस प्रोटीन की जरूरत है तो बताओ जीन कैसी है, ऑन है, जीन को ऑन कर रखा है। अब ये प्रोटीन बनता गया, मान लीजिए इसकी अमाउंट ज्यादा हो गई, इस प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा हो गई, तो अब इस प्रोटीन को बनने से रोकना पड़ेगा, और इस प्रोटीन को बनने से रोकने के लिए अब इस जीन को ऑफ कर देंगे। मतलब ऑफ कर देंगे यानी आरएनए नहीं बनाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो आरएनए प्रोटीन बनना बंद कर देंगे यानी ऑफ हो जाएगी। तो मुझे बताओ, जब जरूरत है तो ऑन है, जरूरत नहीं तो ऑफ है, तो जरूरत नहीं है तो ऑफ कर देंगे, जरूरत हुई तो ऑन कर देंगे। तो इनका ऑन ऑफ होता रहता है, और ये ऑन ऑफ करना यही तरह का क्या कहलाता है, रेगुलेशन। तो ये जीन जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ रहती है, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। सेल की एक्टिविटी के लिए हमेशा नहीं चाहिए, और हमेशा नहीं चाहिए इसलिए तो ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरह के जीन में रेगुलेशन करना पड़ेगा, मतलब जरूरत के हिसाब से ऑन करना पड़ेगा, जरूरत नहीं तो ऑफ करना पड़ेगा। इनमें यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक होती है इंड्यूसिबल टाइप और एक होती है रिप्रेसिबल टाइप। इंड्यूसिबल का मतलब ये होता है ये जनरली ऑफ रहती है, जनरली कैसी है, ऑफ, मतलब प्रोटीन नहीं बनाती, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑन करना पड़ेगा, तो जरूरत होने पर ही ऑन हो जाती है। तो इसको ऑन करने के लिए इंड्यूस किया जाता है, ऑन करने के लिए इंड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको इंड्यूसिबल कहा जाता है। यानी इसको इंड्यूस करते हैं, ऑन कराते हैं, इसलिए इसको इंड्यूसिबल कहते हैं। अच्छा, रिप्रेसिबल में उल्टा हो जाएगा, यहाँ ये जनरली ऑन रहेगी, जनरली ऑन मतलब जनरली प्रोटीन बनाती रहेगी, लेकिन जरूरत नहीं होगी तो उस टाइम इसको ऑफ कर लेंगे, तो जरूरत नहीं तो इसको ऑफ कर लेंगे। ऑफ कर रहे हैं मतलब एक तरह से रिप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको रिप्रेसिबल कहा जाता है। इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल डिफरेंस समझ में आया। इंड्यूसिबल उसको कहते हैं जिसमें ऑफ से ऑन करते हैं, और रिप्रेसिबल में ऑन से ऑफ करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आप पहला ऑपेरॉन जो हम सीखने जा रहे हैं लेकोपेरॉन, वो इंड्यूसिबल टाइप का होगा, और इसी तरह से अगला ऑपेरॉन हम समझेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, और जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन हम समझेंगे वो रिप्रेसिबल होगा। यानी इतने से रोकना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ट्रांसक्रिप्शन रोक दूं या ट्रांसलेशन रोक दें, या तो हम ट्रांसलेशन को रोक दें या ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें। आप बताओ कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेस्ट है ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन रोक दोगे तो ये एमआरएनए ही नहीं बनेगा, और जब बच्चों यहाँ पर ये एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगा नहीं। तो बेस्ट तरीका है किसको रोक दिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन को। यही हमने देखा कि जीन को रेगुलेट करने का मेन लेवल कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल, इनिशिएशन मतलब आरएनए बनना ही मत दो, आरएनए बनने का जो इनिशिएशन होता है उस इनिशिएशन की प्रोसेस को रोक दो, मतलब आरएनए बनने की शुरुआत को ही रोक दिया जाए तो उसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल, और यही मेन लेवल होता है। हम ट्रांसलेशन लेवल पे भी रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया है आरएनए बनाने की एनर्जी बचाओ ना, जो आरएनए बनाने में एनर्जी लगाई जाए। तो ज्यादा बेस्ट है कि हम ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दें ताकि इससे ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं। तो प्री और प्रोकैरियोट में समझाने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनार्ड। साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, 2 साइंटिस्ट हैं जैकब एंड मोनार्ड, और इन दोनों ने जीन रेगुलेशन की मैकेनिज्म को डिटेल में समझाया था। प्रोकैरियोट में इसके लिए इन्होंने अपने वर्क किए थे ई कोलाई बैक्टीरिया पर, ई कोलाई बैक्टीरिया पर वर्क किया, और इन्होंने कंसेप्ट दिया था जिसको कहा जाता है ओपेरॉन कंसेप्ट, ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन होता क्या है, ओपेरॉन ग्रुप्स ऑफ जीन्स विद रिलेटेड फंक्शन, जो भी रिलेटेड फंक्शन की जीन है जो ग्रुप में है, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, एंड एक्ट एज ए रेगुलेटरी यूनिट, एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करे, उसी को मिला के कहा जाता है ओपेरॉन। इसको सिंपली समझो, कई सारी जीन है मिलकर जो कि एक फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन वाली है, बहुत सारी जीन रिलेटेड फंक्शन वाली है, सेम डीएनए पे प्रेजेंट है, और जिनका रेगुलेशन जो एक यूनिट की तरह काम करती है, जिनका रेगुलेशन एक साथ होता है, उन्हीं को हम ओपेरॉन कहा जाता है। ओपेरॉन ओपेरा से लिया गया है, ओपेरॉन शब्द ओपेरा से लिया गया। ओपेरा का मतलब होता है मिलकर काम करना,
जैसे पुराने जमाने में मान लीजिए कुछ ओपेरा चलते थे, ओपेरा मतलब उसमें बहुत सारे एक्ट करने वाले होते थे, वो मिलकर एक्ट करते थे। इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, आई जीन है, तो बहुत सारी जीन है। ये सारी जीन रिलेटेड फंक्शन वाली, मान लीजिए सारी जीन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म वाली, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो ये सारी जीन रिलेटेड है, एक साथ प्रेजेंट है, एक यूनिट की तरह काम करती है, तो इन सबको मिला के कहा गया ओपेरोन। तो बताओ, ओपेरोन में एक जीन होती है, बहुत सारी ऐसी कई सारी जीन है, मिलकर काम कर रही है, तो सबको मिला के ओपेरोन। इन सब ने मिलकर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किया, तो ये जो ओपेरोन बनेगा ये लेक ओपेरोन हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन का करेंगे तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग ओपेरोन के नाम दिए जाते हैं। पहले तो इतना बताओ, ओपेरोन क्या होता है? बहुत सारी जीन का मिलकर काम करना, यूनिट की तरह काम करना, वही ओपेरोन कहलाता है। तो इनके अंदर पता होता है स्ट्रक्चर जीन, ये देखिए आपको ZYA, ये स्ट्रक्चर जीन है। सेकंड यहां पर आती है रेगुलेटरी जीन, जिसको हम आई जीन कहते हैं, रेगुलेटर जीन। थर्ड नंबर पे आती है ऑपरेटर जीन, जिसको ओ से लिखा जा रहा है, और पी मतलब प्रमोटर जीन। तो ऐसे कई सारी यहां पर जीन होती है। अच्छा, ओपेरा के अंदर ये सारी जीन्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ओपेरा क्या है, इसमें कौन सी जीन इंक्लूड होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एग्जांपल ऑफ ओपेरोन। ओपेरोन के क्या क्या एग्जांपल है, आगे नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है लेक ओपेरोन। लेक ओपेरोन में इस लेक का एग्जैक्ट मतलब लैक्टोज से होता है, याद रखना। लेक ओपेरोन में लेक इंडिकेट फॉर लैक्टोज। इसी तरह से टीआरपी ओपेरोन, टीआरपी में ट्रिप्टोफैन। इसी तरह से एरा मतलब अरेबिनोज ओपेरोन। इसी तरह से हिस मतलब हिस्टिडीन ओपेरोन। इसी तरह से वेल मतलब वेलिन ओपेरोन। तो एक बात मुझे बताओ, ओपेरोन एक होते हैं या बहुत सारे? ओपेरोन तो बहुत सारे, यहां पर लेक ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, एरा ओपेरोन, हिस ओपेरोन, वेल ओपेरोन, कई ओपेरोन होते हैं। इन सारे ओपेरोन में से आपके एनसीईआरटी में केवल लेक ओपेरोन को समझा रखा है। अलग अलग ओपेरोन में ये सब अलग अलग होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच ओपेरोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर ओपेरोन का अपना अपना रिप्रेसर होता है, अपना अपना ऑपरेटर होता है। मतलब मैं कहूं लेक ओपेरोन का ऑपरेटर और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन का ऑपरेटर सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। दोनों की स्ट्रक्चर जीन डिफरेंट है, दोनों की आई जीन डिफरेंट है। तो हर ओपेरोन में ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेक ओपेरोन के अंदर इस ओपेरोन में उन जीन्स का रेगुलेशन किया जाता है जो लैक्टोज का कैटाबोलिज्म करती है। लैक्टोज का कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। उन जीन्स का रेगुलेशन करना है जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन से रिलेटेड है। मतलब लेक ओपेरोन में कुछ नहीं, लैक्टोज को तोड़ना है। सबसे पहली बात आती है लैक्टोज है क्या। लैक्टोज बच्चों एक डाइसैकेराइड है, एक शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है, जो कि दो चीजों से बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज को मर्ज कर दें तो ये लैक्टोज बन जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, यहां पर ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है, दोनों जुड़े हुए, दोनों को आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ रखा है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों आपस में जुड़े हैं, ये एक मोनोसैकेराइड है और ये भी बच्चों मोनोसैकेराइड होता है। दोनों ही मोनोसैकेराइड है। ये भी यहां पर याद रखिएगा, ये भी यहां पर मोनोसैकेराइड होता है और ये भी यहां मोनोसैकेराइड। इन दोनों मोनोसैकेराइड को जोड़ के जो डाइसैकेराइड बना, इसका नाम लैक्टोज है। तो लैक्टोज में कितने मोनोसैकेराइड होते हैं? दो, इसे डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी लैक्टोज का नाम एक नाम और होता है बीटा गैलेक्टोसाइड, नॉट साइडेज। एज आ गया तो एंजाइम हो जाएगा। तो लैक्टोज का दूसरा नाम याद रखना बीटा गैलेक्टोसाइड, इसको बीटा गैलेक्टोसाइड भी कहते हैं। तो लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो उसको तोड़ना है। लैक्टोज को तोड़ने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। अब बात आती है ब्रेक कौन करे, तो इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम काम आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये एंजाइम आता है और यहां पर जाके एक्ट करता है। बताइए कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? ग्लाइकोसाइडिक। और जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेगा गैलेक्टोज अलग हो जाएगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो फाइनली यहां पर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेपरेट हो जाएंगे। तो बताओ यहां लैक्टोज को बनाया या तोड़ा? लैक्टोज को यहां पर तोड़ रहे हैं, उसका क्या किया जा रहा है? कैटाबोलिज्म किया जा रहा है, ब्रेकडाउन किया जा रहा है। तो ये बात अच्छे से रखना, इस ओपेरोन में लैक्टोज का ब्रेकडाउन करे। ब्रेक करने का मेन पर्पस है इससे ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा, फिर ये गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में चेंज होगा और फाइनली ये ग्लूकोज एनर्जी देने का काम करेगा। यानी इसमें लैक्टोज को तोड़ने का मेन पर्पस एनर्जी के लिए, क्योंकि ये होगा तभी तो इसको तोड़ा जाएगा। तो यहां पर लैक्टोज अवेलेबल है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है, मतलब इसको बनाने वाली जीन को क्या करेंगे? ऑन। ये ऑन होगी, एंजाइम बनेगा, इसको तोड़ देंगे। और लैक्टोज नहीं है तो ये नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, और इसकी जरूरत नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे। यानी यहां पर जरूरत होगी तो जीन को ऑन करेंगे, जरूरत नहीं तो ऑफ करेंगे। बताओ जीन ऑन कब करते हैं? जब लैक्टोज है तो इसकी जरूरत है तो ऑन कर देंगे, ये नहीं तो इसकी जरूरत नहीं तो ऑफ कर देंगे। तो यहां पर जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब रेगुलेशन कर रहे हैं। कैसे होता है ये सब डिटेल नंबर, या इसको आप रिप्रेसर जीन भी कहते हैं, क्योंकि इसी से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। यहां पर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है प्रमोटर पे और इससे यहां पर बनता है एमआरएनए, फिर वो एमआरएनए यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। तो आई जीन से फाइनली रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, तो इसी को हम रिप्रेसर जीन या रेगुलेटर जीन या इनहिबिटरी जीन भी कह सकते हैं। यहां आई का मतलब इनहिबिशन से, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहां आई का मतलब बच्चे इंड्यूसर समझ जाते हैं, जबकि इंड्यूसर नहीं है। ये पॉइंट याद रखना चाहिए। आई का मीनिंग इनहिबिशन से है, क्योंकि इसका ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना ये कहीं ना कहीं इनहिबिशन करने का काम करता है। तो आई यहां इनहिबिशन से इंडिकेट है। एक बार फिर सुनना, आई जीन, रेगुलेटर जीन या रिप्रेसर जीन, जिससे फाइनली रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन भी से आएगा, आई जीन का प्रोडक्ट क्या है? आई जीन का प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट का नाम क्या बनेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव होता है, बात को सुना, ये रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव होता है तो एक्टिव कंडीशन में ये जिस पार्ट पे जाके बाइंड होता है वो कहलाता है ऑपरेटर। मतलब एक्टिव कंडीशन में ये इस ऑपरेटर पे आके यहां पे आके ये बैठ जाएगा। तो बताओ ये यहां पर जहां बैठने वाला है उस एरिया का नाम ऑपरेटर, लेकिन कंडीशन क्या है? इसका एक्टिव होना जरूरी है। अगर यहां से इसको इनएक्टिव कर दो तो वापस हट जाएगा। मतलब ये यहां पर तभी बैठा रहेगा जब तक कि ये एक्टिव है। अगर यहां से इसको इनएक्टिव कर दिया तो हट जाएगा। बात समझ में? ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है, मतलब लैक्टोज हो या नहीं हो ये तो हमेशा बनता है। रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है। तो बताओ आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव? सबको आना चाहिए आंसर। आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। और कॉन्स्टिट्यूटिव क्यों? क्योंकि हमेशा काम करती है। लैक्टोज हो नहीं हो हमेशा बनाती है, और हमेशा ऑन है, मतलब आई जीन को हम कह सकते हैं कि एक तरह की कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। बात समझ में? यहां पर जो पी है, इस पी का मतलब होता है प्रमोटर। प्रमोटर बच्चों ये वही एरिया है जहां पर एक्चुअली में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रमोटर बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। याद करिए ट्रांसक्रिप्शन, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने सीखा था आरएनए पॉलीमरेज जहां पर आकर बाइंड करता है उस एरिया का नाम प्रमोटर। तो प्रमोटर किसको कहेंगे? जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसी को प्रमोटर कहते हैं। और यहां आरएनए पॉलीमरेज, मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज है तो इसमें एक फैक्टर होता था, याद करो, सिग्मा फैक्टर, और वही प्रमोटर को पहचानता है। ये वही प्रमोटर है। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, और ऑपरेटर की खास बात ये होती है कि इस पे ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है। तो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट होती है। क्लियर? ये सब नीट में पूछा जाता है। प्रमोटर क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है, आई जीन क्या है, सब याद रखना है। अब यहां पर ZYA इस तरह की यहां पर स्ट्रक्चर जीन होती है। यहां से लेके यहां तक का जितना पार्ट है ये स्ट्रक्चर जीन है। इस स्ट्रक्चर जीन में जब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया कहां पे? प्रमोटर पे। और मान लीजिए ये इनएक्टिव खाली है, यहां पर ये है ही नहीं, यहां पर ये बच्चों पूरी तरह से इस तरह से खाली है। आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे जाएगा, ये यहां जुड़ नहीं पाया, ये यहां पर जुड़ नहीं पाया, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे जाएगा तो ZYA इन तीनों से यहां पर एक ही एमआरएनए बनाएगा। मतलब ZYA से तीन एमआरएनए बनाते, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा और इन तीनों से एक एमआरएनए बनता है। अब एमआरएनए बनने के बाद ये इतना पार्ट समझाने के लिए जेड का है
ये y का है और ये a का है। मतलब इस mRNA को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बनाई की सिखाने के लिए इसको 3 पार्ट में। ये पार्ट z का है। अब इस z वाले पार्ट पर mRNA पर ये राइबोसोम जुड़ेंगे और इससे यहां पर ये प्रोटीन बनेगा। यहां जो प्रोटीन एंजाइम बनेगा उसका नाम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, साइड नहीं, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड तो लैक्टोज को कहते हैं, यहां साइडेज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। अच्छा, यहां पे बच्चों ये वाला पार्ट था y, यहां पर भी एक राइबोसोम जुड़ेगा, इससे भी यहां पे प्रोटीन बनेगा, उसका नाम परमेज होगा। एक राइबोसोम यहां जुड़ेगा और इससे जो प्रोटीन बनेगा उसका नाम ट्रांसएसिटाइलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Z से बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बना परमेज, A से बना ट्रांसएसिटाइलेज। मतलब यहां एक ही mRNA है लेकिन उसने यहां पर 3 एंजाइम या 3 प्रोटीन का डेवलपमेंट किया। किससे क्या बनता है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक बार फिर सुन लेना। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमेज और A से ट्रांसएसिटाइलेज। अब बात आती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन। इसका फंक्शन तो याद है, किसको तोड़ना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ेगा तो इसका काम ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है, जानते सभी। परमेज, परमेज का काम होता है लैक्टोज को सेल के अंदर लाना। जैसे ये सेल है और ये लैक्टोज है तो इसको अंदर लाने के लिए यहां पर परमेज लगा होता है, तो परमेज इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, लैक्टोज को सेल के अंदर इंटर कराने में परमेज का रोल होता है। ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन होता है ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या होता है इसको समझाएंगे थोड़ी देर में। अभी इतना ध्यान रखो, इन तीनों से यहां जो mRNA था, एक mRNA से कितने एंजाइम बने? 3। कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज। फंक्शन बोलो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम लैक्टोज को तोड़ना, परमेज ना तो 3 बना रहा है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। एक mRNA से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड का बनाना, मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक यानी हम कह सकते हैं कि ये जो mRNA है ये एग्जैक्टली कौन से नेचर का है? पॉलीसिस्टोनिक नेचर का है। तो यहां mRNA का नेचर पॉलीसिस्टोनिक होता है। चलिए बात इसके अंदर, लेकिन इस लैक्टोज को अंदर लाने वाला परमेज होता है। बात समझ में? बात आती है इसका फंक्शन हमें अच्छे से क्लियर है, इसका फंक्शन क्लियर है। ट्रांसएसिटाइलेज का क्या काम है? तो ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन ध्यान समझिएगा। ये बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम है, इस एसिटाइल कोएंजाइम में से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, यही वो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए इसके साथ ये एसिटाइल ग्रुप जोड़ा जाता है। ट्रांसएसिटाइलेज मतलब एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला। तो यहां से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला ट्रांसएसिटाइलेज होता है। तो ये क्या करेगा? इस एसिटाइल ग्रुप को यहां से हटा के यहां जोड़ेगा, यहां से एसिटाइल ग्रुप को हटाया और यहां जोड़ दिया, तो एसिटाइल ग्रुप को यहां जोड़ने वाला ये ट्रांसएसिटाइलेज होता है। एक बार फिर समझना, नाम से समझ में आता है। ट्रांसएसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, बस याद रखो कहां से कहां? एसिटाइल कोएंजाइम में से बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर जैसे एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है ताकि इसकी एक्टिविटी एनहांस हो जाए। बात समझ में? तो तीनों के फंक्शन क्लियर होना चाहिए। रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मली एक्टिव रहता है, मतलब इसका प्रोटीन नॉर्मली एक्टिव रहता है, मतलब यहां से जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है वो नॉर्मली एक्टिव रहेगा। अच्छा, लैक्टोज एब्सेंट है फिर भी ये तो बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन तो बनता है। अच्छा, ये एक्टिव है, अगर ये एक्टिव है तो आप बताओ रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करता है? सभी जानते हैं रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट किसके पास होती है? ऑपरेटर। मतलब ये बच्चों इस तरह से ऑपरेटर के पास जाके बाइंड हो जाएगा, ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। रिप्रेसर प्रोटीन कहां जुड़ गया? ऑपरेटर पर, क्योंकि एक्टिव था। अच्छा, अब यहां पर इससे हुआ क्या? आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं हो पाता, आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड नहीं हो पाता। और मान लीजिए अगर बाइंड हो भी जाता, सपोज करो यहां बैठ भी जाता, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को आगे जाने नहीं देता। मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ये सब कुछ इस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से होता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन इस आरएनए पॉलीमरेज को बैठने नहीं देता, और मान लीजिए बैठ भी जाता तो आगे नहीं जा पाता, और आगे नहीं जा पाता तो इन सब से ZYA से आरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है और वो आरएनए पॉलीमरेज यहां काम नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है। जब आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर रहा है तो आरएनए कैसे बनेगा? अच्छा, यहां आरएनए बनाई नहीं तो इसका मतलब यहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है तो इससे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना भी लेते तो उससे फायदा क्या होता? कुछ काम नहीं करता, क्योंकि लैक्टोज तो है ही नहीं। अरे बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है। इसके ऑपरेटर के जुड़ने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे नहीं बैठता, और जब ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं करता तो इससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसलेशन भी नहीं होता, और अल्टीमेटली हम कहेंगे जीन को ऑफ है। अच्छा, लैक्टोज क्या करता है कि इसके साथ बाइंड करता है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, क्योंकि अब लैक्टोज प्रेजेंट है, और लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेंगे, और जैसे इसके साथ बाइंड करेंगे तो इसको एक्टिव से कर देंगे इनएक्टिव। लैक्टोज के जुड़ते ही ये एक्टिव से इनएक्टिव हो गया, मतलब यहां रिप्रेसर प्रोटीन कैसा हो गया? इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो अब आप खुद समझ जाओ, इनएक्टिव है तो ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। अच्छा, इसको इनएक्टिव किया किसने? लैक्टोज ने। तो लैक्टोज ने इसको इनएक्टिव किया, और इनएक्टिव होने की वजह से ये यहां पर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता, और जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहां पर इस बार ऑपरेटर खाली है। आरएनए पॉलीमरेज ने यहां देखा, आरएनए पॉलीमरेज ने देखा कि ऑपरेटर खाली है, तो वो इस बार यहां पर आके चुपके से बैठ जाता है, क्योंकि इस बार उसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहले तो यहां पर उसको रोकने वाला था, लेकिन इस बार ऑपरेटर खाली है तो आरएनए पॉलीमरेज बड़े आसानी से प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम कौन सा है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज। बताओ क्या बनाता है? डीएनए से आरएनए। तो ये जब आगे जाएगा तो इस ZYA इन तीनों से फाइनली यहां पर ये mRNA बनाएगा। मतलब ये एंजाइम जैसे आगे बढ़ता जाएगा और यहां से mRNA बनेगा। खास बात, Z, Y और A तीनों से एक ही mRNA बनता है। अब ये mRNA यहां पर अलग-अलग प्रोटीन, अलग-अलग एंजाइम्स बनाता है। किससे क्या बनता है आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस जीन को ऑन होने के लिए इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करता है इसीलिए तो इसको ऑन करने में मेन रोल लैक्टोज का है। तो लैक्टोज ही इस जीन को ऑन होने के लिए इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करता है इसीलिए इस लैक्टोज को कहा जाता है इंड्यूसर। लैक्टोज को क्या नाम दिया जाता है? इंड्यूसर, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए इंड्यूस करता है, तो इसे हम इंड्यूसर के नाम से जानते हैं। हमेशा काम करती है, और जो हमेशा काम करती है उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। एग्जाम में पूछा जाएगा आई जीन का नेचर कैसा है, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। जबकि वो जो ZYA स्ट्रक्चर जीन है, ZYA स्ट्रक्चर जीन, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है कि जरूरत है तो ऑन होती है, जरूरत नहीं तो ऑफ हो जाती है, तो इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। तो आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव, ZYA को नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहेंगे। क्लियर? ये बच्चों एक कैटाबोलिक पाथवे है, क्योंकि यहां पर लैक्टोज को बनाते नहीं, लैक्टोज को तोड़ते हैं, और तोड़ने वाली प्रोसेस इसी को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो ये एक कैटाबोलिक पाथवे होते हैं, क्योंकि यहां लैक्टोज का कैटाबोलिज्म किया जाता है, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। यहां पर इंड्यूसिबल ऑपरेंट कहा गया। इंड्यूसिबल ऑपरेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ऑफ से ऑन कराते हैं, ऑफ से ऑन करते हैं मतलब इंड्यूस करते हैं, इसलिए इसको इंड्यूसिबल ऑपरेंट कहते हैं। बात आती है इसमें इंड्यूसर कौन है? आंसर दीजिए। हाँ, यहां पर जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज होता है, इंड्यूसर लैक्टोज होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर अगर हम रियल इंड्यूसर की बात करें तो वो होता है एलोलैक्टोज। अच्छा, रियल इंड्यूसर से क्या मतलब है, इसको आप बच्चों ऐसे समझिएगा। ये बच्चों मान लीजिए रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव करना है, बताओ क्या जोड़ा जाए? तो इसके साथ यहां पर एक मॉलिक्यूल जुड़ा था, नाम बोलो इसका। इसको इनएक्टिव करने के लिए यहां पर एक मॉलिक्यूल जुड़ा गया था, बताइए बच्चों इसका नाम क्या था? आप सभी जानते हैं इसका नाम लैक्टोज है। अरे लैक्टोज है तो इसको इनएक्टिव किया था, तो यहां पर कौन जुड़ता है? लैक्टोज के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के चेक किया, मतलब इसके साथ जो जुड़ा था उसको बाहर निकाल के चेक किया, तो पता चला कि ये लैक्टोज नहीं, रियलिटी में ये एलोलैक्टोज है। मतलब यहां बाइंड होने वाला एक्चुअली में एलोलैक्टोज होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रियल इंड्यूसर, कि रियलिटी में एलोलैक्टोज बाइंड होता है। और ये याद रखना, एलोलैक्टोज कोई और नहीं, इस लैक्टोज का ही आइसोमर है। मतलब एलोलैक्टोज को मैं लिख सकता हूं आइसोमर ऑफ लैक्टोज। ये लैक्टोज का ही आइसोमर है, मतलब लैक्टोज ही आइसोमराइज होकर एलोलैक्टोज बनाता है, और वही यहां पर आकर एक्चुअली में बाइंड होता है। तो कभी आपसे पूछे
लेकोपेरोन का मेन इंड्यूसर लैक्टोज भी हो एलोलेक्टोज भी हो, आंसर हमेशा एलोलेक्टोज जाएगा क्योंकि रियलिटी में तो ये बाइंड होता है। हाँ एलोलेक्टोज नहीं है तो फिर हम लैक्टोज कर सकते हैं, बात समझ में। तो ये जो स्पेशल पॉइंट है ये सब याद रखिएगा। क्या बताया, लेकोपेरोन का एक्सप्रेशन चलता रहता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज लैक्टोज इंटर नहीं कर पाता। ये आपके एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। अब ये सब क्या होता है और ये आपके क्वेश्चन का जवाब भी देता है पॉइंट, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान समझिए। आपको समझाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये इकोलाई की सेल बनाई, इस इकोलाई की सेल के अंदर ये लेकोपेरोन है, डीएनए के पास लेकोपेरोन था। यहाँ कंडीशन दे दी लैक्टोज एब्सेंट है, कल्चर मीडियम में लैक्टोज यहाँ एब्सेंट है। अब आप बताओ यहाँ लैक्टोज है ही नहीं तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज परमियस की जरूरत नहीं है, तो बताओ ये जीन ऑन हो गया ऑफ? अरे बीटा ग्लाइकोसाइडेज परमियस कुछ नहीं है तो ऑफ कर दे, तो क्या इसको फिर हम 100% ऑफ कर दे? क्या इस जीन को 100% ऑफ कर दे? अरे जब लैक्टोज है तो 100% ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करते ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इस बार कंडीशन को चेंज करते हैं, लैक्टोज एब्सेंट के बजाय यहाँ कर देते हैं लैक्टोज इस बार प्रेजेंट है। अच्छा लैक्टोज आ चुका है मतलब ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल कल्चर मीडियम में आ चुके हैं, लैक्टोज के मॉलिक्यूल आ गए। अब बताओ अगर ये 100% ऑफ है तो सोचो यहाँ ये लैक्टोज अंदर कैसे आएगा? बोलो लैक्टोज को अगर अंदर लाना है तो क्या चाहिए? परमिएज। परमिएज का फंक्शन बोलो, जो लैक्टोज को तो सेल के अंदर लाता है। अब बताओ अगर ये 100% ऑफ है तो यहाँ परमिएज होगा ही नहीं क्योंकि परमिएज वाई से बनता है और वाई से काम ही नहीं करे तो परमिएज नहीं बनेगा, और परमिएज नहीं बनेगा तो ये अंदर कैसे आएगा? और ये अंदर नहीं आ सकता तो ये कभी ऑन ही नहीं हो सकता। ये बात सेल बड़ी समझदारी के साथ जानती है, सेल बड़ी समझदार है, उसे पता है, बात को ध्यान सुना। सेल को पता है कि इसे कभी भी 100% ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि ये 100% ऑफ हो गया तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लैक्टोज कभी अंदर आ ही नहीं सकता। तो सेल ने इसको लो लेवल पे चला के रखा है, मतलब 100% ऑफ के बजाय इसको वेरी लो लेवल पर, इसको वेरी लो लेवल पर इसको चला के रखते हैं। वेरी लो लेवल से मतलब 1% 2% लेवल पर इसको चला के रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल यहाँ परमिएज के बना के रखते हैं। लो लेवल पर चल रहा है मतलब एक आध मॉलिक्यूल, तो एक आध मॉलिक्यूल से परमिएज के बनते रहेंगे और यही परमिएज के मॉलिक्यूल यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेंगे। अच्छा कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल परमिएज के बहुत कम, बहुत ही लो लेवल पर, एक या दो मॉलिक्यूल समझो आप कि बहुत ही लो लेवल पर ऐसे परमिएज के मॉलिक्यूल बनना जरूरी है। अच्छा परमिएज के मॉलिक्यूल बनेंगे तो अब इसी परमिएज से ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे क्योंकि परमिएज आ चुका है, तो यहाँ से फिर ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल अंदर पहुंचेंगे और लैक्टोज अंदर आ गया तब तो फिर ये लैक्टोज आने के बाद इसको यहाँ पर धीरे धीरे 100% ऑन करते जाएंगे। तो मुझे बताओ क्या इसको वेरी लो लेवल पे चलाना जरूरी है? बहुत जरूरी है, वेरी लो लेवल पे चलाना जरूरी है ताकि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल परमिएज के बने और वही परमिएज के मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ ला सके। अब मेरा क्वेश्चन 100% ऑफ कर देते तो क्या होता? अगर 100% ऑफ कर देते तो ये परमिएज कभी बनता ही नहीं, और परमिएज नहीं बनता तो लैक्टोज कभी अंदर इंटर कर नहीं सकता। तो यहाँ पर लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर इनटू द सेल। तो इसको लो लेवल पे चलाना बहुत जरूरी है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, दोनों तरह का रेगुलेशन लेकोपेरोन शो करता है। अच्छा ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना। पहले बात आती है नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन कहते किसको है, किसे नेगेटिव किसे पॉजिटिव कहते हैं वो समझते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब व्हेन एनी, ये सब लिख लेना सब अच्छे से, व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड्स विद डीएनए एंड स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए बनने को स्टॉप कर दे तो इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। मतलब किसी मॉलिक्यूल के डीएनए से बाइंड होने पर आरएनए बनना बंद हो जाए तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ऐसे समझो, मान लीजिए बच्चों ये डीएनए है, कोई भी हो सकता है। अच्छा ये जुड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये जुड़ना चाहिए। जुड़ने के बाद इसने क्या किया, यहां पर आरएनए बनाना बंद कर दिया। बताओ इसके जुड़ने से आरएनए बनना बंद हो गया तो इसके रेगुलेशन को हम नाम दे देंगे नेगेटिव। तो व्हेन एनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड्स, डीएनए के साथ बाइंड होना चाहिए, बाइंड विद डीएनए एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को अगर ये स्टार्ट कर दे तो उसे पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। क्लियर? जैसे समझिएगा, मान लीजिए बच्चों यहां पर ये कोई मॉलिक्यूल जुड़ा, ये मॉलिक्यूल यहां जुड़ा और इस मॉलिक्यूल के जुड़ते ही यहां पर आरएनए बनना शुरू हो गया। इसके जुड़ते ही, इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के जुड़ते आरएनए बनना शुरू हो गया तो इसका रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। तो किसने आरएनए बनाने को प्रमोट किया तो इसकी वजह से आरएनए बनना बंद हुआ तो नेगेटिव, या आरएनए बनाने को प्रमोट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होता है। बात आपकी शो करता है रिप्रेसर प्रोटीन। हम जानते हैं रिप्रेसर प्रोटीन, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन हमने पढ़ा था आई जीन से जो बनता है वो आरएनए बनने को रोकता है, मतलब उसका रेगुलेशन नेगेटिव होता है। इसी तरह से पॉजिटिव रेगुलेशन शो करता है स्पेशल प्रोटीन कैप। कैप का यहां पर फुल फॉर्म होता है, कैप का फुल फॉर्म कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। कैप का फुल फॉर्म कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। अच्छा ये कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन कैसे पॉजिटिव करता है वो भी हम समझ लेते हैं। पहले हम नेगेटिव रेगुलेशन की बात करें, आपको समझाने के लिए डीएनए हट हो गया, इसके रेगुलेशन को क्या नाम देना चाहिए, नेगेटिव। तो याद रखना रिप्रेसर प्रोटीन का जो रेगुलेशन होता है वो नेगेटिव रेगुलेशन होता है क्योंकि इसके जुड़ते ही ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है, इसलिए इसके रेगुलेशन को नाम देना पड़ता है नेगेटिव। इतना कहती है कि पॉजिटिव रेगुलेशन आपके लेवल से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम फिर भी पॉजिटिव रेगुलेशन को समझते हैं ताकि अपने कांसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। मैंने कंडीशन दी है कि यहां ग्लूकोज प्रेजेंट है। अच्छा लैक्टोज को तोड़ किसके लिए होते हैं, ग्लूकोज के लिए। अरे ग्लूकोज तो मिलता है फिर वो एनर्जी देता है। यहां पर सेल में ग्लूकोज का लेवल हाई है, हाई ग्लूकोज का मतलब ये है जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ऐसे यहां पर ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मतलब ग्लूकोज का लेवल हाई है, ग्लूकोज तो हाई है। अब हम यहां पर लैक्टोज की बात करें, सिखाने के लिए लेते हैं कि लैक्टोज भी हाई है, लैक्टोज भी यहां पर बहुत ज्यादा, ऐसे लैक्टोज के कई मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज भी ज्यादा है, लैक्टोज भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा है। अब बताओ यहां पर इस जीन को सोच समझ के बताना, ZYA जीन को ऑन करें या ऑफ करें, बस यही सीख गए, मतलब आपको समझ में आ गया। बताओ ZYA को ऑन किया जाए या ऑफ किया जाए। अच्छा यहां पर हम लैक्टोज को तोड़ते किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। अब आप देखो क्या सेल में पहले से ही ग्लूकोज ज्यादा है, अरे जब सेल में इतना सारा ग्लूकोज रखा है तो इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो किसको तोड़ते, इसको तोड़ते तो मिलता तो ग्लूकोज, तो जब पहले ही ग्लूकोज ज्यादा है तो सेल यहां पर जीन को ऑन करके रखेगी, यहां जीन को ऑफ रखेगी। और ऑफ क्यों रखा गया, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल पहले ही ज्यादा है, यानी जब तक हाई ग्लूकोज है ये जीन यहां पर ऑफ रहेगी। तो बताओ फिर इसको ऑन कब करें, ऑन तब करेंगे जब ग्लूकोज का लेवल कम होने लग जाए। मान लीजिए ये ग्लूकोज एनर्जी देने चला गया, ये टूटा एनर्जी, मतलब ये ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, ये ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, ये ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, ये यूटिलाइज हुआ, ये यूटिलाइज हुआ। अब बताओ सेल में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम बचा, यानी यहां ग्लूकोज का लेवल हाई के बजाय यहां हो चुका है लो, अब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। तो अब ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो बताओ क्या किया जाए, ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो फिर इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, मतलब ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा। तो बताइए जब लो ग्लूकोज था तभी जाके लैक्टोज को तोड़ा गया, और इसको तोड़ने के लिए इस जीन को यहां पर ऑन करना पड़ेगा, इस जीन को यहां पर ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे ऑन होने की कंडीशन क्या हुई कि लो ग्लूकोज होना चाहिए और हाई लैक्टोज होना चाहिए ताकि लैक्टोज टूट कर फिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे। बस क्या है, लैक्टोज का तोड़ने का पर्पस था ताकि ग्लूकोज मिले और ये ग्लूकोज हमें सेल को एनर्जी दे पाए। लेकिन अगर इस प्रोटीन बनने से रोकना है तो कई लेवल है, ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं, स्प्लाइसिंग को रोक सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकते हैं। तो बताओ एक लेवल है या मल्टीपल लेवल है, मल्टीपल लेवल है, और जितने ज्यादा लेवल होंगे प्रोसेस उतनी ही टिपिकल होगी। तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कॉम्प्लिकेटेड होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा है।
अच्छा, कौन कौन से लेवल होते हैं? तो इनमें सबसे पहला लेवल आता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन को रोक दो। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो उसके बाद प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल मतलब स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से एमआरएनए का साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होना, इस वाली स्टेप को भी ब्लॉक करा सकते हैं। और एक लास्ट पार्ट आता है ट्रांसलेशन लेवल। तो बताओ, यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का एक लेवल है, मल्टीपल लेवल है, और जितने ज्यादा लेवल होते हैं कॉम्प्लिकेशन उतनी ही ज्यादा होती है। अब बच्चों बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन कैसे कई सारे लेवल होते हैं। इन लेवल के बस आप नाम याद रखें। अपनी एनसीईआरटी में भी बस इतना ही एक्सप्लेन किया हुआ है।